गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने हिस्ट्री का आपके 2 लेसन आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अपन ने उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आज मैं आपको 3rd लेसन कराऊंगी जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। यानी कि दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान वहाँ पर आए, उन्होंने अपना शासन किया, उन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। दिल्ली जो है महत्वपूर्ण शहर कब बना? 12वीं शताब्दी में बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों जिन्हें चामान के नाम से जाना जाता था, ने परास्त किया। किसको परास्त किया? 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों ने, अजमेर में जो चौहान थे उन्होंने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर के बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। इस शहर के अंदर बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन से व्यापारी? जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। जो सिक्के यहाँ पर बहुत अधिक प्रचलन में थे वो मतलब क्या कहे जाते थे? दहलीवाल नाम से उन सिक्कों को जाना जाता था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। देखिए, दिल्ली के शासक, अब दिल्ली में कौन कौन से शासक आए, किस सन में आए, वो सभी आपको इस बुक में दिया हुआ है। इस वाले पेज पर दिया हुआ है दिल्ली के शासक। यानी कि सबसे पहले आए राजपूत वंश के, तो सबसे पहले कौन सा आए? तोमर आए। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 में कौन आए? तोमर। उसके बाद में चौहान वंश के आए। फिर उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक यहाँ की स्थापना हुई। 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में आए खिलची वंश। खिलची वंश कब आया? 1290 से 1320 तक यहाँ पर खलची वंश का स्थापना थी। उसके बाद में तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। इस प्रकार से दिल्ली में अलग अलग वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया। अब देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे करें हम कि भाई इनके कौन कौन से सुल्तान थे, उनके बारे में वो किस प्रकार के थे, उन्होंने कैसे अपने शासन किया, इसकी जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। जो पुराने अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, मतलब अलग अलग शासकों ने अलग अलग अभिलेख तैयार किए थे, अलग अलग सिक्के बनाए थे। इसी तरह से स्थापत्य यानी भवन निर्माण बनवाए, तो उनके द्वारा हमें उन शासकों के बारे में पता लगा सकते हैं। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तवारीख है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। देखिए, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वो नगरों में रहते थे और गाँव में नहीं रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। वह इतने मतलब वो बहुत सारे सुल्तानों के लिए मतलब इसलिए लिखते थे कि ताकि उनको इनाम मिले, इनाम इकराम मिले, इसलिए वो इस लालच में वो बहुत अधिक उनके लिए लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर अधिकार
आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने में सलाह देते थे। देखिए, जन्म सिद्ध अधिकार का क्या मतलब है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। इसी तरह से लिंग भेद यानी कि स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, इसके बारे में वो लिखा करते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। क्योंकि दरबारी लोग उसके खुले स्वतंत्र रूप से जो शासन करती थी तो उससे वो लोग खुश नहीं थे, इसलिए उसे 1240 ईस्वी में उसको अपने सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद में आता है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? गैरीसन शहर से लेकर साम्राज्य तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार था। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहर से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रवेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर तथा लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उनको मतलब अपने आवश्यक सामग्री के लिए क्या करना पड़ता था? रसद यानी राशन आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन क्षेत्रों का निर्माण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इसका स्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। किसके राज्यकाल में हुआ इसका विस्तार? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसका विस्तार हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत बनाना। भीतरी स्थिति को मजबूत बनाना। देखिए, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। दिल्ली के जो सुल्तान की जो सेनाएं थी वह शुरुआत में बहुत ही अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मुगल महमूद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपके दी हुई है, अब यहाँ पे मस्जिद के बारे में बताया गया है बच्चों। देखिए, मस्जिद क्या होती है? यह अरबी का शब्द है। ये जो ऊपर आपको ये वाला चित्र दिखाया गया है ये जामा मस्जिद का है। ये जामा मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखिए 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह सबसे पहले शहर में स्थित की गई थी जामा मस्जिद। देखिए, मस्जिद क्या होती है? यह अरबी शब्द है। मस्जिद क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा मतलब घुटने टेक कर, माथा टेक कर सजदा करते हैं। जामा मस्जिद क्या है? या मस्जिद ए जामी, यह वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद में क्या होता है? बहुत सारे मुसलमान एक साथ एकत्र होकर वहाँ पर नमाज
पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में, इमाम यानी नेता के रूप में चुन लिया जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। जो इमाम होता है, इनका जो नेता होता है, वो शुक्रवार के दिन नमाज के समय उपदेश भी सुनाते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में मक्का किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम की ओर। तो सभी मुसलमान मक्का के यानी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की तरफ जो दिशा पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? किबला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये देखिए चित्र 4, ये जो 4 नंबर का चित्र है, इसके अंदर मोट की मस्जिद है। मोट की मस्जिद है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। सिकंदर का जो मंत्री था उसके द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद में ये जो 5वें नंबर की जो है ये भी मस्जिद है। ये कौन सी मस्जिद है? यह जमाली कमाली की मस्जिद है। जमाली कमाली की मस्जिद है। ये 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। इसके बाद में देखिए बच्चों, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नज़र। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष मुगलों को सूबेदार नियुक्त करना और अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता। जो गुलाम बनाते थे उनको बदंगा कहा जाता था। खलजी तथा तुगलक वंश बदंगा का इस्तेमाल करते रहते थे और लेकिन इससे राजनीति अस्थिरता में भी पैदा हो गई। वो बहुत अधिक मतलब बदंगा का इस्तेमाल करते थे, इसलिए क्या हुआ? इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी एक शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। तो इन इलाकों को क्या कहते थे? ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकतर इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनको जो संभालता था उन्हें इक्तदार या मुफ्ती कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य के नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय कितने तरह के कर लगाए जाते थे? 3 तरह के कर। कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था। जो कृषि पर जो कर लगाया जाता था उसे खराज कहा जाता था। और किसान, और जो किसानों की उपज पर लगभग 50% होता था। यानी कि जो किसानों के द्वारा जो उपज तैयार की जाती थी उसके ऊपर 50% लगाया जाता था। मेवाशियों पर कर लगाया जाता था और घरों पर कर लगाया जाता था। इस प्रकार से 3 तरह के कर वहां पर लगाए जाते थे। अब देखिए, चेनाज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ट्रांस ऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान को क्या कहा जाता था? ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, पर हमला किया और शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा।
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के धावे बढ़ गए। इसके बाद में देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन दोनों ने किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या कार्य इन्होंने यहाँ पर किए, ये यहाँ पर दिखाया गया है। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, एक तो 1299 से और 1300 के बीच में, और दूसरा 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना स्थापित की थी। इधर मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आकस्मिक कदम था, आक्रामक कदम था। इसके बाद में देखिए इधर यहाँ पे फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनाओं के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। कौन सा शहर बनाया? सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कुहना को निवासियों ने से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बनवा दी गई। ये किसने बनवाई? मोहम्मद तुगलक ने। इसके बाद में सेना के यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, सेना के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, सेना को खिलाने के लिए उसी के इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को वेतन भी दिया। तो वेतन कैसे दिया? वेतन को भी सेना को वेतन भी देना होता था। तो उसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। इसी तरह से महमूद तुगलक ने क्या करा, महमूद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्राओं की तरह टोकन मुद्रा चलाई। उसने टोकन मुद्रा चलाई थी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वह तो इक्ता के रूप में उनको वेतन देता था, लेकिन जो मोहम्मद तुगलक था उसने कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी। उसके बाद में अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद में ये देखो मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है हमारा 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा था। यहाँ के जो स्थापित राज्य थे वो छोटे तो थे लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली थे और बहुत ही कुशल तरीके से उनका राज्य चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इनकी उन्नति की और इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त कर दिया। मतलब इतना उसने अच्छी तरह से उसने शासन किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने पहले 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। देखिए तीन श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। अब इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 3 श्रेणियां कौन सी थी, ईश्वरीय शांति किसको कहा जाता है, नाइट और धर्म युद्ध क्या था।
देखिए, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। किन 3 भागों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। पहला था प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा था युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा था खेती करने वाला वर्ग। इन 3 वर्गों में उसको बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में और प्रबल प्रभाव को और अधिक दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। किन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था? जो कि विभाजन के बाद में जो नए योद्धाओं का समूह आया, उन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। ठीक है बच्चों, ये वाला लेसन हमारा 3rd लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवा दूंगी। इस वीडियो को देख लेना तो आपको बहुत अच्छी तरह से लेसन समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।